हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, ठीक होना भी चाहिए। ओके, आज हम लोग पुनः भौतिक विज्ञान की अगली कड़ी में, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े क्या थे। पिछली क्लास में हम लोग प्रिज्म से संबंधित टॉपिक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको प्रिज्म किसे कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण क्या होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, प्रिज्म का आधार क्या है, मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद क्या है। इसके पश्चात प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इसके पश्चात प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का व्यंजन मैंने पढ़ाया था। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। इसके पश्चात पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन क्या होता है। इन सभी टॉपिकों के साथ मैंने फिजिक्स की लगभग आधी क्लास को समाप्त कर दिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बड़ विक्षेपण या परिक्षेपण। तो बड़ विक्षेपण या परिक्षेपण क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश किरण के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, वही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ओके, क्या लिखेंगे आप लोग वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण में। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती। श्वेत प्रकाश किरण के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया या घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती। ओके, नोट कर लेंगे। पुनः इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे वर्ण स्पेक्ट्रम। वर्ण स्पेक्ट्रम, इसमें भी कहा जाता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों, कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश किरण के अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने का जो क्रम होता है वही वर्ण स्पेक्ट्रम है। ओके, यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश किरण के अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने का जो क्रम होता है वर्ण स्पेक्ट्रम कहलाता। तो 7 रंगों का क्रम किस प्रकार होता है वही मैं आपको बता रहा हूं। 7 रंगों का, ठीक। तो आप लोग शार्ट में पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। नाम लिखा जाता है बैजनीय मीनार या इंग्लिश में इसी को विब्ग्योर बोला जाता है। तो बैजनीय मीनार, बैजनीय मीनार, ठीक। और इसी को इंग्लिश में आप विब्ग्योर बोलते हैं। विब्ग्योर, VIBGYO। मैं अगर इनका फुल फॉर्म यानी कि इनको विस्तार से अगर आपको बताऊं तो विब्ग्योर, VIBGYO। वी से आप वायलेट लिखते हैं, आई से इंडिगो, ब्लू,
ऑरेंज, वायलेट को बैगनी बोलते हैं, इंडिगो और जामुनी बोलते हैं, ब्लू और नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और ये जो रेड होता है ये लाल हो जाता है। तो इस तरीके से हिंदी शब्द के पहले अक्षरों को मिला लय ज नी प ना बैगनी नामा जो लिखा जाता है, और इंग्लिश के शब्दों में पहला अक्षर वी आई बी जी पर ओ विल क्यों। तो सात रंगों का जो ये क्रम है यदि वर्ण तो क्लियर हो गया होगा कि वर्ड विक्षेपण और वर्ड स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को बुझाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को बुझाते हैं वह अपने अवयवी सात रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसमें से सात रंगों के प्रकाश की किरण निकलती है। जो सात रंगों के प्रकाश की किरण निकलती है उसी को निर्गत किरण कहा जाता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण में कहा कि दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच बनने वाले विचलन कोणों का अंतर कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर से एक बार, दो निर्गत किरणों के बीच बनने वाले विचलन कोणों के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं, इससे थीटा। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि कोई दो रंग माना बैगनी रंग का विचलन को माना बैगनी रंग का विचलन को डेल्टा पी तथा लाल रंग का विचलन को डेल्टा आर है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण किससे दिखाते हैं? थीटा से। तो थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है डेल्टा पी माइनस डेल्टा भाई डेल्टा पी बैगनी रंग का विचलन को डेल्टा लाल रंग का विचलन दोनों का अंतर थीटा, और थीटा को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो अब हम लोग डेल्टा एन की वैल्यू पढ़ेंगे। डेल्टा एन विक्षेपण अपने दिन द्वारा उत्पन्न विचलन जरा देखिएगा। डेल्टा एन इक्वल टू हमने पढ़ा था a into n minus 1 है। सेम उसी के आधार पे इसकी वैल्यू लिखी। तो थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है डेल्टा p के स्थान a into n। अभी जो ऑर्थोगोनल होगा ये बैगनी रंग का होगा तो n v माइनस ये बैगनी रंग की हो गया माइनस a लाल रंग के लिए n r माइनस
दोनों में एक दिख रहा है, एक को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, एन ई माइनस वन, ये माइनस एन आर, एन आर और ये माइनस वन का थीटा क्या है प्लस वन, और ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू मिल जाएगा ए एन बी माइनस एन, ये क्या है कोणीय बल विक्षेपण की वैल्यू है। तो प्रश्न कैसे पूछते हैं कि आपको किन्हीं दो रंगों के अपवर्तनांक दे दिए जाए और प्रिंसिपल कोण दिया दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कोणीय बल विक्षेपण, तो आप इसी फॉर्मूले अपवर्तनांक की वैल्यू लिखेंगे, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण की वैल्यू लिखेंगे, अब कैलकुलेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कोणीय बल। ओके, तो ये पूरा आपका हो गया कोणीय बल, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगले टॉपिक होंगे हम लोग की बल विक्षेपण क्षमता। कहा जाता है इसमें कि बैंगनी और लाल रंग के कोणीय बल विक्षेपण और मध्यवर्ती किरण को पीला रंग कहा जाता है। मध्यवर्ती किरण ब्रैकेट में आप लिखेंगे पीले रंग के विचलन कोण का जो अनुपात होता है वही बल विक्षेपण क्षमता। फिर से कहा जाता है कि बैंगनी और लाल रंग के कोणीय बल विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण ब्रैकेट में पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात बल विक्षेपण क्षमता कहलाता है। बल विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से दर्शाते हैं, इसे लिखते हैं ओमेगा। ठीक, अब जरा देखिए, अब इसमें मुझे मान नहीं लिखना क्योंकि आप जानते हैं बैंगनी और लाल रंग का कोणीय बल विक्षेपण अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो ओमेगा बराबर क्या है, यानी कि कोणीय सॉरी वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। क्या हो गया ये बैंगनी रंग और लाल रंग का कोणीय बल विक्षेपण हो गया, ठीक है। अपान के मध्यवर्ती किरण पीले रंग का अनुपात हो गया, ओमेगा इक्वल टू लिखा जा सकता है डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर को हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया, क्या मिला है ए एन बी माइनस एन आर अपॉन डेल्टा वाई के लिए क्या लिखा जा सकता है ए एन वाई माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आपको मिल जाएगा एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ओके, तो ये हो जाएगा बल विक्षेपण क्षमता। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अब आपको इन तीनों रंगों का अपवर्तनांक दे देगा, ठीक, तीनों रंगों का अपवर्तनांक दे देगा और फॉर्मूले में लेकर के वैल्यू रख दीजिए और आपको बल विक्षेपण क्षमता कैलकुलेट, ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए, हो गया। अब अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो वे कण
तो वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। प्रकाश किरण की यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है, या किसी को छोटे शब्दों में कहा जाता है कि माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में विकिरित करने की क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक, यानी कि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी की सतह तक आने पर, पृथ्वी की सतह तक आने में उसे अनेक प्रकार के माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है, और उस माध्यम के जो कण होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित कर उसे अन्य दिशाओं में विकिरित कर लेते हैं। तो प्रकाश किरण की यही घटना थी, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, इसके पश्चात अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि आकाश का नीला दिखाई देना। नंबर एक आप लोग नोट करेंगे, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला दिखाई देना कहा जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल के जो कण होते हैं वह लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक मात्रा में प्रकटित करते हैं। जब वो अत्यधिक मात्रा में प्रकटित करते हैं तो पूरे वायुमंडल में या पूरे वातावरण में नीला रंग जो है फैल जाता है, जिसके कणों से चलने वाला प्रकाश परावर्तित होकर हमारे यहाँ पहुंचता है और पूरा का पूरा आकाश में नीला दिखाई देता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि जब प्रकाश निकलता है तो प्रकाश में से जो नीले रंग और लाल रंग होते हैं उसमें लाल रंग को बहुत कम फैलाया जा सकता है या फैलाया जाता है या प्रकीर्णित होता है। लाल रंग बहुत कम प्रकीर्णित होता है और जो नीला रंग होता है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्रकीर्णित और कणों के द्वारा प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों को लगता है आसमान या आकाश नीला दिखाई देता है। नंबर 2 कहा जाता है बादलों का श्वेत दिखाई देना। कहा जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के लिए माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा होना चाहिए, जबकि जो बादल होते हैं उसमें छोटी छोटी जल की बूंदें होती है और वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटी नहीं है। अब वो करती क्या है कि प्रकाश की किरणों को अवशोषित तो करती है लेकिन उसको समान मात्रा में विकिरित कर देती है, जिसका संयुक्त प्रभाव जो होता है वो श्वेत। इसीलिए जो बादल होते हैं वो हमें सफेद दिखाई। नंबर 3 कहा जाता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, यानी कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो उस समय हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें भी वही चीज है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो हमसे क्षैतिज होता है, क्षैतिज दिशा में होता है। क्षैतिज दिशा में होने के कारण जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तो क्षैतिज दिशा में जब होता है उस समय सूर्य से चलने वाले प्रकाश को हमारे यहाँ तक आने में अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इस अत्यधिक दूरी को तय करने के पश्चात माध्यम में कैसा होता है, नीचे शब्द होता है। अब इसमें जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें होती है उसमें से निकलने वाला जो लाल और बैंगनी रंग होता है तो बैंगनी रंग तो अत्यधिक मात्रा में प्रकटित हो जाता है, बैंगनी रंग अत्यधिक मात्रा में प्रकटित हो जाता है और वो फैल जाता है, लेकिन अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लाल रंग होने के कारण वो हमारे पास नहीं आता। इसी के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो हमें रंगदार लाल रंग का दिखाई। ओके,
अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई। इसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपात यानी कि आई is directly proportional to 1 upon lambda power ये क्या है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। फिर से एक बार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्ब्डा पावर यही लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। इसी नियम के आधार पर आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात हम लोग को पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय कहा जाता है कि वायुमंडलीय घनत्व ऊंचाई परिवर्तन के कारण तरंगों या किरणों के अपवर्तनांक में होने वाला जो परिवर्तन होता है वायुमंडलीय परिवर्तन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर चलते जाएंगे तो तापमान जो होता है वो परिवर्तित होता चला जाता है। अब तापमान के परिवर्तित होने का मतलब है कि जो हमारा माध्यम है वो भी परिवर्तित होता है। माध्यम सघन था वो विरल हो गया फिर सघन हो गया फिर विरल। इस तरीके से जो माध्यम है वो परिवर्तित होता चला जाता है। और जब माध्यम परिवर्तित होता चला जाता है तो तरंगों या किरणों का जो अपवर्तनांक होता है वो भी परिवर्तित होता चला जाता है जिसे क्या कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि जैसे जलती हुई कोई आग है जलती हुई आग के उस तरफ आप देखेंगे तो जो रखी हुई कोई वस्तु होती है वो आपको हिलती हुई प्रतीत होती है यानी कि वो स्थिर नहीं होती है। ये उदाहरण बताया जाता है इसका वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं तो तारों का टिमटिमाना। मैंने पिछली क्लास में क्यों ऐसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। तारों का टिमटिमाना अग्रिम सूर्योदय का जल्दी होना तथा अविलंब सूर्यास्त देर से होना तो ये सारी चीजें जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। ओके तो क्लियर हो गया वायुमंडलीय अपवर्तन। हम लोग को पढ़ना है टिंडल प्रभाव। प्रकाश की किरण के पुंज का वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा परावर्तित होकर दृश्य होना या दिखाई देना टिंडल प्रभाव है। फिर से एक बार कहा जाता है कि प्रकाश की किरण के पुंज का वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर उसके पथ का दिखाई देना टिंडल प्रभाव है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारा वायुमंडल है हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूलकण अनेक प्रकार के सूक्ष्म कण धूलकण है धुआं कण है वायु कण है ठीक है अनेक प्रकार के जो कण है वो उपस्थित है। जब कोई प्रकाश की किरण पुंज आती है तो वायुमंडल में उपस्थित इन सभी कणों से टकराने के पश्चात परावर्तित होती है। परावर्तित जब होती है तो इन किरणों पुंजों का जो पथ होता है वो हमें दिखाई देने लगता है। परावर्तित होने के कारण ही हमें उनका पथ दिखाई देता है जो क्या कहलाता है टिंडल प्रभाव। ठीक अब टिंडल प्रभाव के उदाहरण जैसे मैं बताऊं
नंबर ये है, आपके घर में खिड़की होगी, दरवाजे होंगे, उनकी दरार से आने वाली जो प्रकाश की किरण या पुंज होती है, वह कणों से टकराने के पश्चात ही हमें दिखाई पड़ती है। ऐसा कैसे होता है? टिंडल प्रभाव के कारण। नंबर 2 की बात करूं मैं, आप जब कभी घने पेड़ के नीचे, जैसे कोई बड़ा पेड़ है या कोई घना जंगल है, उसकी पत्तियों के बीच कभी कभी स्पेस होता है, तो उसमें से भी प्रकाश की जो किरण पुंज होती है वह भी नीचे आती है। तो वह जो आती हुई दिखाई देती है, वह भी वायुमंडल में उपस्थित कणों के परावर्तित होने के कारण ही हमें दृश्य होती है या दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है? हाँ, जो किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव के कारण। तो ये दो तीन उदाहरण आपको बताए, ठीक है? जैसे अभी मैंने खिड़की या दरवाजे वाला बता दिया, तो इसी प्रकार से आपको किसी घने जंगल में पत्तियों के बीच जो प्रकाश की किरणें आपने आती हैं, वो भी हमें किसी कण के परावर्तित होने के कारण ही उसका पथ दिखाई देता है, जिसका उदाहरण है टिंडल। सो तो ये प्रिज्म की टॉपिक हम लोग की टॉपिक, ओके। अब इसमें यानी कि प्रिज्म में हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके लिए आप